ओके इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, हमारे पास ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं। ओके हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं, और हमारे पास रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। ओके सो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th क्लास में या 12th क्लास में आने वाले हैं, या फिर जो नीट IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए शॉर्ट टाइम के लिए रिवीजन है। ओके ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे अच्छा लगे। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करने वाले चार्ज की तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू होता है बेटा dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके सो यहां से अपन चार्ज निकालेंगे q इक्वल टू T1 टू T2 I इंटू dt। अब अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर पर अपन ने वोल्टेज जोड़ा हुआ है और यहाँ अंदर इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी द माइनस E2 upon m. So the direction of electric field and direction of drift velocity of electron is opposite. That means this is the direction of electric field and this is direction of drift velocity of electron. Okay. And what is the relaxation time? The average time between successive collision is known as relaxation time. And we have another term, mobility. So mobility is the ratio of drift velocity to the electric field. और हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, E2 अपॉन m, उसको डिवाइड कर देंगे E से, तो यहाँ से E टर्म कैंसिल होके हमारे पास मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, मोबिलिटी का फॉर्मूला एक और आ गया बेटा हमारे पास E टाउ अपॉन m। ओके और उसका यूनिट याद रखना है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। हमारे पास करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन A, और यहां से अगर अपन I निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा J इंटू A, और इन द वेक्टर फॉर्म I इक्वल टू J डॉट A या फिर J A cos थीटा। ओके और रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, I इक्वल टू NEA/VD, याद रखना है I इक्वल टू DQ अपॉन DT। अगर हमें चार्ज निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे अपन, ये हमारे पास क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये क्या है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गया, और ये किसका फॉर्मूला है, मोबिलिटी का फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इक्वल टू क्या होता है I अपॉन A होता है। क्लियर है, सारे फॉर्मूले याद रखने अपन को। ओके नेक्स्ट देखिए हमारे पास होम्स लॉ। होम्स लॉ बहुत सिंपल है, होम्स लॉ किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर वैलिड है, ऑल कंडीशन पर नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर जहां पर हमारे पास क्या हो उसका टेम्परेचर, प्रेशर और डायमेंशन ये क्या होना चाहिए कांस्टेंट, और उस वक्त हमारे पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट शुड बी द और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। सिंपल है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में V वर्सेस I, तो ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होने वाला है रेजिस्टेंस। तो होम्स लॉ आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर हम होम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हैं, होम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E होता है, और हमारी स्केलर फॉर्म क्या होती है V इक्वल टू IR होती है। ओके और स्केलर फॉर्म में किस किस बीच में रिलेशन है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है, यहाँ किसके बीच में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन है। ओके सॉरी किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और J के बीच में रिलेशन है। तो देखिए हम जानते हैं हमारे पास V इक्वल टू कितना होता है E इंटू L, और I इक्वल टू क्या होता है J इंटू A, और हम बात करें होम्स लॉ की तो जो होम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू IR। आप इस V की जगह क्या पुट करेंगे EL, और I की जगह JA, और हमारा जो R है उस R का फॉर्मूला क्या होता है रो L अपॉन A। आपने यहां पुट करा, यहां पुट करने के बाद हम यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से हमें L से L कैंसिल हो गया, A से कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या हो गया रो इंटू J या J इंटू रो, इक्वल टू J इंटू रो। यहां से वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू रो इंटू J वेक्टर, या फिर J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E, क्योंकि हमारे पास रो और सिग्मा क्या होते हैं आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रो क्या है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी है। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास कोई मटेरियल है जिसका सिग्मा दिया हुआ है और हम किसी वायर से लेंथ वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए हम
क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारे पास देखिए जे इक्वल टू कितना होगा सिग्मा इंटू ई, जे की जे क्या कर दो वापस सेम आ गया बेटा, उसी का डेरिवेशन आ गया, एक बार देख लेते हैं। जे इक्वल टू क्या हो गया आई अपॉन ए, ई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन एल, जे की जे क्या कर दो आई अपॉन ए कर दीजिए आप यहाँ, और सिग्मा को सिग्मा रहने दे, ई की जे क्या कर दो वी अपॉन एल पुट कर दीजिए, और यहां से हम होम रेजिस्टेंस ला रहे हैं तो यहां से वी को सबसे बनाइए, वी बराबर क्या बनेगा एल अपॉन ए सिग्मा इंटू आई, फिर यहां से सोल्व करने पर हमारे पास आर इक्वल टू कितना हो जाएगा रो एल अपॉन ए, और छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने, करंट डेंसिटी इक्वल टू अभी पड़ा आई अपॉन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू वी अपॉन एल, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? देखिए आर इक्वल टू कितना होता है रो एल अपॉन ए, और हमारे पास रो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ओके, अगर हमारे पास कोई वायर है ओरिजिनल वायर जिसका वॉल्यूम वी है, वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू एल, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, वॉल्यूम तो क्या होगा कांस्टेंट, तो आप कंजर्वेशन वॉल्यूम से ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश अप्लाई करके आप ये निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर की पावर 4। आर क्या है इसका रेडियस है, एल इसका क्या है लेंथ है। ओके, अब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अंदर अंदर क्या होने वाला है, अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो जल्दी जल्दी क्या होंगे टकराएंगे, अगर वो जल्दी से टकराएंगे तो टो क्या होगा कम होगा, अगर आपका टाउ कम हो गया बेटा तो रो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अगर रो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना कंडक्टर के लिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से टाउ क्या होता है, टाउ क्या होता है कम होता है, टाउ कम होगा तो रो क्या होगा बढ़ेगा, अगर रो बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा बढ़ेगा। तो बोला जा सकता है इन द केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होती है, और क्या रिलेशन होता है आर टी इक्वल टू द आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी रो टी इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। राइट, देखिए वापस सेम आर इक्वल टू कितना होता है रो एल अपॉन ए, और रो इक्वल टू कितना होता है एम अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर हम बात करें किसी कंडक्टर की जैसे कि कॉपर, तो इस उसके केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोलिजन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से टाउ क्या होगा कम होगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बढ़ेगी, और फॉर्मूला कितना हो जाएगा आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और हम ग्राफ बनाए कॉपर के लिए तो इस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर वहां जो चार्ज कैरियर है, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, तो ये हमारे पास एन बनने वाला है। ओके, तो इस से ये रो क्या होगा डिग्रीज होगा। ओके, यहां रो क्या होगा डिग्रीज होगा, और ये हमारा इस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। और याद रखना है कि सेमीकंडक्टर केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने वजह से हमारे जो चार्ज कैरियर है वो बढ़ते हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम तो इतना उस पर अफेक्ट नहीं होता इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। राइट, अब देखिए अगर हम किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें तो सीरीज का सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा आर सीरीज इक्वल टू कितना होता है R1 प्लस R2, और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल में क्या होता है 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसमें करंट डिवाइड होता है और हमारे पास पोटेंशियल सेम होता है। अगर ऐसे एन सेम टू सेम एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सीरीज में तो हमारे पास आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा एन आर हो जाएगा, और पैरेलल में तो कितना हो जाएगा आर अपॉन एन हो जाएगा। आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, अगर हम किसी क्यूब की बात करें तो क्यूब के एज से अगर सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सभी से, और हमें एज के थ्रू क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है 7 अपॉन 12 आर, और फेस डायगोनल से कितना होगा 3 अपॉन 4 आर, और मेन डायगोनल से कितना होगा 5 अपॉन 6 इंटू आर। ओके, वापस सेम आ गया बॉडी डायगोनल का 5 आर अपॉन 6, फेस डायगोनल का 3 आर अपॉन 6, और एज का 7 आर अपॉन 12। अगर कोई इनफाइनाइट लड़ा रहे उसके लिए आपको क्या निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए आप सेम टू सेम ये पूरी भी क्या होगी इनफाइनाइट, तो इस पूरे का आप इक्विवेलेंट कितना मान लीजिए x मान लो। क्लियर है, हमने इस पूरे इक्विवेलेंट कितना मान लिया x मान लिया, इसका पूरा कितना हो गया x हो गया, तो ये x यहां से अगर इस पूरे को मैं x मान लूं फॉर एग्जांपल तो हमारे पास ये x प्लस R2 कायम हो गया। इधर वाली सर्किट को क्या मान लूं बेटा मैं सेम टू सेम ना, अगर मैं इसको पूरा x मान लूंगा
तो इसका x और R2 कायम हो गया पैरेलल में, x और R2 पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होगा, x इंटू R2 अपॉन x प्लस R2, x इंटू R2 अपॉन x प्लस R2, जो भी इक्विवेलेंट आया वो R1 के साथ कायम है सीरीज में, और सबको क्या माना था अपन ने, x। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, और यहां से अपन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें किसी सेल की, तो अगर सेल के जो ओपन सर्किट होता है, अगर उस ओपन सर्किट में, तो उस सेल के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल आने वाला है वही उसी सेल का क्या है, ईएमएफ। ओके, तो पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज फ्लो, और व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल व्हेन करंट फ्लो। ओके, जब करंट फ्लो होगा तब तो क्या निकालना चाहेंगे अपन, टर्मिनल पोटेंशियल, और जब करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट होगा, तो वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। आप यहां देखिए हमने एक सेल लिया हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिया हुआ है, आर। चार्जिंग के केस में वर्क डन ऑन बैटरी होगा, क्या होगा बेटा, वर्क डन ऑन बैटरी होगा, कितना होगा चार्जिंग केस में, ई इक्वल टू हो जाएगा, ई वी इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस आई आर, और डिस्चार्जिंग में कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग के केस में वर्क डन बाई बैटरी होगा, बैटरी खुद को वर्क करना पड़ेगा डिस्चार्जिंग केस में। ओके, जब उसके साथ कोई लोड कनेक्टेड है तब, और जब हम बात करेंगे चार्जिंग की, तो उसको जब चार्ज करेंगे तो वर्क डन ऑन बैटरी होगा। ओके, और आपको ये भी याद रखना है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना आर सेल के लिए, वो किस किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एक और होता है हमारे पास टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, सेल का, वो किस किस पर डिपेंड करता है, एक तो करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोलाइट एक और क्या है, टेम्परेचर है। चार्जिंग के लिए इक्वेशन याद रखनी, क्या होती है चार्जिंग की, V इक्वल टू ई प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग की V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर सर्किट ओपन है तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू ई हो जाएगा, राइट। अगर हम एक नहीं एक से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट कितना आता है, लुक एट हियर, हमारे पास ये सेल, इसका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें इस वाले को क्या लेना है, नेगेटिव। ओके, क्यों हमने ई इक्विवेलेंट वाला, इन सभी का आप ई इक्विवेलेंट क्या मान लें, देखो बेटा, इस सभी का आप ई इक्विवेलेंट जो हमारा बनने वाला है उसको अपन ऐसी बैटरी मान रहे हैं। ओके, इसका ई इक्विवेलेंट है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट यहां से हमारे पास ई इक्विवेलेंट जो होने वाला है वो E1 माइनस E2 प्लस E3। अगर ये सारे ऐसे कनेक्ट होता था, सब में क्या लेता मैं प्लस, और R इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और अगर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब हमें रेजिस्टेंस का तो पता है पैरेलल का, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां से आप E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हम सीरीज की ग्रुपिंग की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल है, आइडेंटिकल सेल है, सबका ईएमएफ आप क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं सबका ईएमएफ, और किससे कनेक्टेड है, लोड से कनेक्टेड है, तो इन सबका आर इक्विवेलेंट, इन सभी का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एन आर होगा, और ई इक्विवेलेंट कितना होगा, एन ई होगा, सारी बैटरी का में सीरीज में है। तो हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो होम्स लॉ से क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, एन ई, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पूरे का कितना है, एन आर, और ये कितना है, आर, तो एन आर प्लस आर हो जाएगा। ओके, और ये कब यूज की जाती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर देन एन इंटू आर। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशंस की, ये हमारे बहुत सारे सेल है और इकाई में पैरेलल में, तो पैरेलल में अगर एन रेजिस्टेंस जुड़े वो, तो उसका इक्विवेलेंट कितना था बताइए, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपॉन एन था, और ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। हमें करंट निकालना है तो करंट कितना हो जाएगा, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इस लोड का रेजिस्टेंस आर, और इन सबका कितना हो गया, स्मॉल आर अपॉन एन। तो याद रखना यहां पर करंट कितना था पैरेलल वाली ग्रुपिंग में, ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन। सीरीज में कितना आता है, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर आता है। ओके, अगर हम बात करने वाले मिक्स ग्रुपिंग की, तो मिक्स ग्रुपिंग क्या है, हमारे पास एम तो रो है, याद रखना है एम रो है, और एन क्या है, सेल है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम हो जाएगा। और अगर हम बात करने वाले हैं करंट की, तो जो हमारे पास करंट बनने वाला होगा,
करंट कितना हो जाएगा, टोटल बैटरी का ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना हो गया एनी, और रेजिस्टेंस एक तो लोड वाला आर और टोटल इक्विवेलेंट बैटरी वाला एन आर अपॉन एम। तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, इससे पहले सीरीज का था, फिर पैरेलल, अब क्या हो गया मिक्स ग्रुपिंग। आपको एक सिंपल पॉइंट याद रखना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए क्या कंडीशन है, पावर कब मैक्सिमम मानी जाएगी, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होने वाला। आप यहां पर देखिए, यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, और टोटल बैटरी वाले इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर अपॉन एम। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तभी पावर क्या होने वाली है, मैक्सिमम। इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें जूल हीटिंग की, किसी भी वायर के अंदर या किसी रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, हीट होता है। ओके, तो उसकी जो हीट एच का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी आता है। अगर टाइम वेराइंग अगर हीट है, टाइम करंट टाइम वेराइंग हो रहा है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। अगर हम बात करें किसी बल्ब की, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप किसी मार्केट वगैरह से कोई बल्ब वगैरह खरीदते हैं तो उस पर रेटिंग लिखी होती है ना, तो पावर रेटिंग लिखा होगा, वोल्टेज का लिखा होता है ना, 10 वाट का है 220 वोल्टेज, ये क्या उसकी पावर रेटिंग है। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। ये कौन सी पावर है, ये जो भी उसमें रेटिंग दी हुई है वो, और कौन सा वोल्टेज है जो भी उस पर रेटेड दिया हुआ है वोल्टेज वो। ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पावर कंज्यूम होता है एक्चुअली, याद रखना आपको, ठीक है ना। और फ्यूजिंग का ध्यान रखना है, अगर आपका जो वोल्टेज है, अप्लाई वोल्टेज, जो भी आप बल्ब खरीद के लाए, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीद के आए, उसकी जो रेटिंग है उसकी वोल्टेज से ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज हो गया तो फ्यूज होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है। ओके, अगर हम बात करें जूल लॉ की, वही हमारे पास एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। पावर का फॉर्मूला कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आई। इसकी पावर की जगह आप क्या कर सकते हैं, वी इंटू आई भी कर सकते हैं। ओके, बाकी और फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं। सीरीज, अगर बहुत सारे बल्ब काय में जुड़ो, सीरीज में जुड़ो, तो उनकी जो पावर आती है, पावर कितना आता है, 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू 1 अपॉन पी वन प्लस 1 अपॉन पी टू। अगर काय में हो पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ओके, ये याद रखना आपको। हाँ, देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, एमीटर बनाना है, और नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है Rg, और उस गैल्वेनोमीटर के साथ अपन पैरेलल में जोड़ने वाले हैं। क्या जोड़ेंगे, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। पैरेलल में अपन शंट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो शंट रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद हमारे पास जो भी सर्किट बनेगा, जो भी कंप्लीट डिवाइस बनेगा, वो क्या बनेगा, आपका एमीटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां से करंट फ्लो हो रहा है बेटा आई, और यहां से इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको क्या नाम दिया आपने, Ig। तो किरचॉफ लॉ से हमारे पास इधर कितना करंट बचाएगा, I माइनस Ig, जो शंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और गैल्वेनोमीटर वाले के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, Ig। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का अपन को क्या करना है, पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो आप इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, करंट इंटू वोल्टेज। करंट कितना बेटा, यहां करंट है हमारे पास Ig इंटू Rg। और इस शंट रेजिस्टेंस वाले के लिए करंट कितना होने वाला है, शंट रेजिस्टेंस वाले के लिए करंट कितना, I माइनस Ig इंटू एस। तो हमारे पास हो गया I माइनस Ig इंटू एस, और हम यहां से क्या करने वाले, एस शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकालने वाले हैं, हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, Ig इंटू Rg अपॉन I माइनस Ig। ओके, तो इस टाइप से अपन हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर हम पैरेलल के अंदर शंट रेजिस्टेंस जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, एमीटर। शंट रेजिस्टेंस क्या है, एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। और हमारे पास हमें किसी भी डिवाइस के अंदर अगर एमीटर को कनेक्ट करना है, तो एमीटर को हम काय में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, डिवाइस किसी सर्किट के लिए। ओके, और जब इसे बनाना होता है तो हम इसके अंदर शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, काय में जोड़ते हैं, पैरेलल में। और हमारे पास जो आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या मानते हैं अपन, 0 माना जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा वोल्टमीटर। हमें अगर वोल्टमीटर बनाना है तो वोल्टमीटर बनाने के लिए अपन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। क्लियर है, तो हमारे पास जो डिवाइस बन के तैयार होगा उसे अपन क्या नाम देंगे, वोल्टमीटर नाम देंगे। ओके, और वोल्टमीटर को किसी सर्किट डायग्राम के अंदर काय में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस काय में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। ओके, तो हम यहां से देखें, हमने गैल्वेनोमीटर लिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, Rg, और उसके साथ हमने एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, दैट इज RH। ओके, और इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, Ig, दोनों सीरीज में है,
तो हम होम्स लॉ लगा देंगे, वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू, दोनों को अपन क्या जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस, दोनों का में सीरीज में, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। और आप यहां से निकालें तो इस हाई रेजिस्टेंस का भी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको याद रखना है आइडियल हमारा वोल्टमीटर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट लेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें पढ़ने किरचॉफ लॉ। इस किरचॉफ लॉ से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और इससे अपन कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अपन सोल्व कर सकते हैं, उसमें करंट निकाल सकते हैं, क्लियर, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास किरचॉफ ने दो रूल दिए थे। पहला रूल हमारे पास होता है किरचॉफ जंक्शन लॉ या केसीएल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर क्या बोलेंगे, लूप लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ करंट लॉ हमारे पास क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर क्या होता है, जाने वाली, तो जो आएगी वो क्या होगी, जाएगी, तो आने वाली करंट बराबर क्या होता है, जाने वाली करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड ऑन द और दिस फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, इसका मतलब एट एनी जंक्शन चार्ज विल नॉट एक्यूमुलेट। जिस प्रकार से किसी स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुक सकती, उसी प्रकार से हम ऐसा मानेंगे कि किसी भी जंक्शन पर हमारे पास कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। इसीलिए हम यहां क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किसके अंदर, किसी भी क्लोज लूप के अंदर हमारे पास जो टोटल सम होता है, सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द ऑल द एलिमेंट्स, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, या तो बैटरी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। उन सभी के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होने वाला है वो क्या होता है, क्लोज लूप के लिए जीरो होता है। यही क्या है हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर क्या है, लूप रूल है। ओके, और ये किसको फॉलो करता है, इट विल फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां देखिए, हमारे पास एक बैटरी है E2 और उसमें रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, R2 है, अगेन एक और बैटरी है E1 वाली, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R3। अगर हम यहां इस वाले लूप के लिए A B C D और वापस A, इसके लिए क्या अप्लाई करना हमें, इसके लिए हमें अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो हम क्या करेंगे, अगर हम, आप ए से स्टार्ट करिए और कहां जाइए, बी पर, हमें पहले इन सारे एलिमेंट पर, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे क्या हो, बैटरी हो, सभी पर क्या बनाना है, हाई टू लो पोटेंशियल। अगर करंट ऐसे फ्लो रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये हाई लो, हाई टू लो, ऐसे। अब हमें यहां पर अगर रूल लगाना है तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, वी आर मूविंग, अगर हम ए से कहां जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, करंट कितना है बेटा, आई, रेजिस्टेंस कितना है, R1, ये ड्रॉप हो रहा तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट तक अपन कहां चलते हैं, बी से कहां चलते हैं, सी पर। बी से सी पर अपन जा रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो R2 मिल रहा है, एक और क्या मिल रहा है, E1। और जब R2 के थ्रू अपन जा रहे हैं फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है, R2। और हम बैटरी के हाई टर्मिनल से कहां जा रहे हैं, लो टर्मिनल पे, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, माइनस E1। हम कहां गए, सी पर आ गए, हमें सी से कहां जाना है, डी पर जाना है, तो वापस हमारे पास, हम इस वाले एंड से यहां जा रहे हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए, माइनस IR3। हम कहां गए, डी पर, हम डी से कहां जाएंगे, वापस ए पर जाएंगे। हम डी से अगर ए पर जा रहे हैं तो हम बैटरी के लो पोटेंशियल से काम कर रहे हैं हाई पोटेंशियल पर, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्लियर है। आप कैसे भी करके रूल लगाइए, हमारे पास सारी क्वेश्चन क्या आएगी, सेम आने वाली है, क्लियर है। यहां से भी आप लगा सकते हैं, एक और दिया हुआ है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं। एक हमने क्या नाम लिया हुआ है, P, दूसरा क्या है Q, नेक्स्ट क्या है R, नेक्स्ट क्या है S। और ये हमारे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि इनकी जो ऑपोजिट आर्म होती है, ऑपोजिट आर्म कौन है, एक तो P, एक और कौन है बेटा S, और Q और R, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या बोलेंगे, PS इक्वल टू क्या होता है, RQ होता है। आप इसको या तो प्रूव कर सकते हैं गाइस, किरचॉफ लॉ से प्रूव कर लेंगे, या फिर हम क्या कर लेंगे, हमारे बैलेंसिंग रूल से प्रूव कर लेंगे। तो हमें याद रखना है कि हमारे पास जो रेशियो होता है ऑपोजिट आर्म का क्या होता है, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट C और पॉइंट D पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो पोटेंशियल एट C इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट D, मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है तो इस वाली ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा,
तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच के अंदर करंट IG बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ओके, तो गैल्वेनोमीटर में डिप्लेशन क्या होगा, 0 पर होने वाला है। और गैल्वेनोमीटर का जो कुछ भी रेजिस्टेंस हो, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर या रेजिस्टेंस कुछ भी हो, उस पर हमारे पास जो बैलेंसिंग पॉइंट है उस पर कोई फर्क नहीं होने वाला है। क्लियर है? अगर हम रिप्लेस कर दें किसको, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ, बैटरी के साथ, तब भी हमारे पास जो बैलेंसिंग जो रेजिस्टेंस आने वाला है इनका रेशियो, उस पर कोई फर्क नहीं होने वाला। तो आपको याद रखना कंसेप्ट कि हमारे पास क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई किसका, P इंटू एस इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू आर, या फिर क्या होगा P अपॉन Q इक्वल R अपॉन एस, या फिर क्या होगा R P अपॉन R इक्वल Q अपॉन एस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है, क्या है हमारे पास, मीटर ब्रिज। तो हमारे पास क्या है, एक 1 मीटर का एक स्केल होता है, वो किसी वुडन ब्लॉक के ऊपर फिक्स होता है, और यहां से हमारे पास किसी एक एंड से हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी कनेक्ट करी है। क्लियर है? बैटरी का कुछ EMF है, और यहां हमारे पास क्या है, कोई की कनेक्टेड है, राइट, और ये दूसरे एंड से कनेक्टेड है, और हमारे पास किसी इसी वाले एंड से हमने कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है बेटा, क्या ये रेजिस्टेंस बॉक्स है? इस रेजिस्टेंस बॉक्स से अपन रेजिस्टेंस को जो भी निकालेंगे अपन की वगैरह, वो उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और यहां से होते हुए हमने गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से होते हुए एक जो कि कनेक्टेड है, और ये हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, जिस वायर का अपन रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये प्रिंसिपल पर काम करता है हमारे पास किस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज की ये एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्लियर है? अब क्या होता है कि हमारे पास इसका रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी अपने रेजिस्टेंस निकाला वो R, और हमारे पास इस वाले लेंथ का कितना हो जाएगा, L, तो R अपॉन L इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करूं, इफ दिस इज द बैलेंस लेंथ, और यहां हमारे पास क्या हो गया, नल पॉइंट, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम इस वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या मान सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L अपॉन A। ए क्या है, ये जो वायर 1 मीटर का वायर यूज करा हुआ है इस मीटर ब्रिज के अंदर, उसका क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और एल क्या है, लेंथ। लेंथ कितनी ली अपने, 1 मीटर लेंथ ली हुई है, और रो क्या है, रो ये जिस वायर का बना हुआ उस वायर की क्या ये रेजिस्टिविटी है। क्लियर है? और हमारे पास इसका क्या हो जाएगा बेटा, रो एल, व्हाट इज एल, 100 माइनस एल अपॉन ए। क्लियर है? और अगर हम यहां से इसको इससे डिवाइड करें, किसे डिवाइड करो बेटा, आर अपॉन रो एल अपॉन ए इक्वल एस अपॉन रो 100 माइनस एल अपॉन ए। तो ऐसे कैंसिल, और हमारे पास रो से रो कैंसिल, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा, आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। और एक बात याद रखनी है कि हम इस मीटर ब्रिज के अंदर जो वायर यूज करते हैं, वो वायर किस मटेरियल का बना होता है, वो वायर बना होता है किसका, हमारे पास मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का या नाइक्रोम। ये क्या है, एलओए, और इनका इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारे पास ये जो रीडिंग करें अपन इस मीटर ब्रिज के लिए एक्सपेरिमेंट करें, वहां हमारे पास रीडिंग गलत ना आए, ये हीटिंग इफेक्ट ज्यादा शो नहीं करें, क्योंकि हमारे पास इन एलओई की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और इनका अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, लो होता है। ओके, तो बेटा डियर, हमने अभी हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। आप इस पूरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, या उन स्टूडेंट के साथ शेयर करिए जो 11 to 12 रनिंग में, या फिर जो 12th बोर्ड के लिए, या फिर IIT JEE या नीट की तैयारी करें, या फिर ऐसा कोई सा भी एग्जाम जिसमें हमारे पास 12th सिलेबस का फिजिक्स आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये उसके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आप नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट सीरीज टू सीरीज पूरे 12th क्लास के रिवीजन डालते रहेंगे। ओके बेटा।